वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट यूनिट 01 यानी यूनिट पहले जो थी ठोस अवस्था के थर्ड पार्ट की ओर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दी, यदि आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे से 10 रुपीज़ पे करें 8755084148 पर, और मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी मैसेंजर के द्वारा भेज दूंगा। ओके, आज हम आगे चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी वो थी एकक कोष्टिका में अवयविक कणों की संख्या। कणों की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें कणों का योगदान ज्ञात करना चाहिए। कणों का योगदान क्या होता है? अगर कण कोनों पर उपस्थित हो तो कोने कितने होते हैं? 8, क्योंकि 4 तो 1 2 3 4, 4 तो ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, 1 2 3 4, तो टोटल 8 कण हुए। तो 8 कण में योगदान कितना होगा? 1/8। अगर फलक की बात करें तो फलक हमारे पास कितने होते हैं? देखो, एक फलक है, ये फलक दो के कॉन्टेक्ट में है, एक तो ऊपर वाले के इस साइड वाले के, एक इस साइड वाले के, तो इसका योगदान कितना होगा? 1/2। यानी याद रखना, अगर केंद्र पर है तो टोटल योगदान रहेगा। अब सोचो, कमरे के किनारे पर है तो 1/8 योगदान, दीवार पर है तो 1/2 योगदान, अगर केंद्र पर है तो टोटल योगदान कितना होगा? 1 होगा। आगे चलते हैं। अब हम कणों की संख्या काउंट करेंगे, टोटल परमाणु की संख्या काउंट करेंगे। तो आद्य या सरल घनीय कोष्टिका में देखते हैं। पहले आद्य या सरल घनीय कोष्टिका कौन सी होती है? जिसमें कण केवल कोनों पर उपस्थित हों। तो कोनों पर कितने कण होंगे? टोटल 8 होंगे, क्योंकि 4 तो ऊपर 4 नीचे, तो 8 थे। योगदान कितना था? 1/8। तो 8 से 8 काट कर कितना हुआ हमारे पास? 1। यानी आद्य या सरल घनीय कोष्टिका में कितने परमाणु होते हैं? केवल 1 परमाणु होते हैं। आगे चलते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में, अंतः केंद्रित में क्या होता है? एक परमाणु केंद्र पर होता है और बाकी सब कहाँ पर होते हैं? कोनों कोनों पर। तो टोटल कोने कितने हैं? 8। 8 में 1/8 योगदान था, तो काट के कितना हुआ? 1 हुआ। और एक कहाँ पर था? केंद्र पर। टोटल कितने हुए? 1 + 1 यानी कितने? 2। अब बात चलती है फलक केंद्रित की। फलक केंद्रित में 8 तो कोनों पर होते हैं और जो 6 फलक होते हैं उन फलकों पर भी क्या होता है? परमाणु उपस्थित होते हैं। कोनों का योगदान 1/8। कुल कोने कितने थे? 8। तो 8 से 8 काट कर कितना हुआ? 1। यानी एक तो परमाणु हमारे पास कहाँ हुआ? कोनों पर हुआ। और अगर हम फलक पर देखें तो फलक टोटल होते हैं 6, क्योंकि 4 तो दीवारें होती हैं, एक छत एक फ्लोर होता है, तो टोटल कितने हुए? 6। और 1/2 योगदान, तो 2 या 6 यानी 3 ही हुए। टोटल कितने? 3 + 1 यानी कितना हुआ? टोटल 4 परमाणु फलक केंद्रित में होते हैं। अब बात चलती है अंतः केंद्रित में। अंतः केंद्रित में क्या होता है? 8 तो कोनों पर उपस्थित होते हैं, जिनका देखो आप ध्यान दो, 1/8 × 8, 8 से 8 काट कर कितना हुआ? 1। और कोई 2 फलक पर परमाणु उपस्थित होते हैं, तो 2 फलक पर 2 फलक हुए, 1/2 योगदान हुआ, 1 परमाणु हुआ। टोटल जोड़ दो, 1 + 1 कितना हुआ? 2। याद रखना, कोनों पर तो परमाणु सभी में उपस्थित हैं, तो एक तो सबका बैठता ही है। बाकी जिसमें जो परिवर्तन, जैसे फलक में क्या हुआ? 6 थे फलक, 1/2 यानी 3 हुए। सबसे ज़्यादा फलक केंद्रित में होते हैं। आगे चलते हैं। फलक केंद्रित को HCP या CCP भी बोलते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। धातु क्रिस्टल में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। आप पैकिंग किस तरीके से कर रहे हैं? मान लो आपके पास एक बॉक्स है, आप बॉक्स में बॉल रखना चाहते हैं, तो आप बॉल कैसे कैसे रख सकते हैं? तो पहली लाइन देखते हैं। पहले आप एक विमा में, एक विमा का मतलब है आप एक सीधी रेखा में कैसे रख सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, जब आप एक विमा में रखेंगे तो बॉल आप ऐसे ही रखेंगे। ये रो आपकी जो है ना ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ए। तो आप सीधे ऐसे ही रखेंगे। ओके। अगर द्विविमा की बात करें, द्विविमा में 2 प्रकार हो सकते हैं। एक कैसा होगा? जब एक तो आप सीधे लगाएंगे और दूसरी इसके जस्ट नीचे लगाएंगे। यानी कि एक बार और बता देता हूं, अगर मान लो मैंने एक ऐसे लगाई तो दूसरी बॉल आप लगाओगे तो जस्ट इसके नीचे ऐसे लगाओगे, इसको वर्गाकार कहते हैं। और जबकि दूसरी कैसी होगी? इसमें क्या होगा? एक जब आपने ऐसे लगाई थी तो इसमें जो बीच में गड्ढे बच रहे हैं, इसमें दूसरी बॉल रखोगे, इसको बोलते हैं हम षटकोणीय या फिर है ना हेक्सागोनल बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक परमाणु 4 के संपर्क में होता है। इसमें एक परमाणु कितने में होगा? 6 के, क्योंकि आप देखो ध्यान दो, अगर मैं एक रो और लगा दूं तो यहाँ देखो, अगर इस परमाणु की बात करें 1 2 3 4 5 6 के संपर्क में है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं एक रो और लगा दूं तो यहाँ देखो, आप इसको देख लो, ये 1 2 3 4 के संपर्क में है, तो इसलिए इसको वर्गाकार कहा है, इसको इसलिए क्या कहा? षटकोणीय। उपसेचन संख्या की बात करते हैं। उपसेचन संख्या वह संख्या होती है जो परमाणु से जितने जुड़े होंगे। मान लो मेरे पास एक परमाणु है, इस परमाणु के संपर्क में कितने परमाणु हैं, उनकी जो संख्या होगी उसको मैं उपसेचन संख्या कहता हूँ।
एक विमा में कितनी होगी, आप इस परमाणु को लेकर चले 2 के कॉन्टैक्ट में, तो उपसेन संख्या कितनी होगी 2। द्विविमा में कितनी होगी, क्योंकि एक 4 से जुड़ा है तो उसकी उपसेन संख्या कितनी होगी 4 होगी। षटकोणीय में देखो एक 6 के कॉन्टैक्ट में है तो उसकी उपसेन संख्या कितनी होगी 6 होगी। अब बात चलती है रिक्ति की। याद रखना एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, NaCl की उपसेन संख्या 6 होती है। कितनी होती है 6। आगे चलते हैं, बात चलती है रिक्ति की। हम रिक्ति देखते हैं। रिक्ति 2 प्रकार की होती है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रिक्ति होती क्या है। रिक्ति होती क्या है, तो आप लोग पहले रिक्ति पर फोकस करते हैं। तो रिक्ति देखो, मान लो मैंने पैकिंग की और पैकिंग करने के बाद जो बीच में स्पेस बच रहा है, ये जो बीच में छोटी छोटी जगह बच रही है, इस जगह को ही हम क्या बोलते हैं रिक्ति बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति, एक क्या होती है अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, मान लो मैंने बॉल ऐसे रख दी, इसके ऊपर एक बॉल ऐसे रख दी, तो इन दोनों के बीच में चारों को 1 2 3 एक 4 बॉलों के बीच में जो गैप बच रहा है इसको हम क्या बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको चतुष्फलकीय रिक्ति। ओके क्लियर। 3 बॉल हमने ऐसे रखी, एक बॉल इसके ऊपर रख दी, तो बीच में जो गैप बचेगा इसको हम क्या बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। जबकि उसके बाद दूसरा पॉइंट है अष्टफलकीय रिक्ति। इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 बॉल तो ऐसे ही रखते हैं जैसे हमने उसमें रखी थी, और जो है ना 3 बॉल हम इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, तो जो बीच का गैप बचेगा उसको हम अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। याद रखना चतुष्फलकीय रिक्ति हमेशा अष्टफलकीय रिक्ति की डबल होती है। एक बार और बता देता हूं, इसमें हम क्या करते हैं 3 बॉल ऐसे रखकर, तो ऐसे से 3 बॉल रखते हैं, वहां पर मैंने 1 रखी थी, यहां पर हमने कितनी रखी 3 रखी, तो इसलिए अष्टफलकीय रिक्ति थोड़ी छोटी होती है और चतुष्फलकीय रिक्ति हमेशा थोड़ी बड़ी होती है। तो याद रखना अष्टफलकीय रिक्ति का डबल जो होता है चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। आगे चलते हैं, निकटतम परमाणुओं की दूरी d, त्रिज्या r तथा एकक शैल की भुजा a के बीच संबंध। इस संबंध को आप बेसिकली याद करने का प्रयास करें। वैसे मैंने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आप समझने का प्रयास तो ना करें, लेकिन डायरेक्ट याद करने का प्रयास करें। पहले हम सरल गणीय एकक कोष्टिका में चलते हैं। तो सरल गणीय एकक कोष्टिका में क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे परमाणु रखे रहते हैं। मैंने बताया था आपको कि आप परमाणु कहाँ पर रखेंगे, कोनों पर रखेंगे। तो आप देखें एक परमाणु ये है, एक परमाणु है, तो ऐसे सटे हुए होंगे, तो यह त्रिज्या होगी, यह भी त्रिज्या होगी, तो r + r बराबर डायमीटर यानी व्यास हो जाएगा, और यह एक क्या होगी भुजा होगी। तो 2r बराबर a के और a बराबर किसके d के, तो r का मान a/2 या फिर कितना होगा d/2, तो r का मान a/2 d/2 होगा। आपको सिर्फ ये याद करना है क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी और बोर्ड में पूछा गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं इस पर। फलक केंद्रित जालक में देखते हैं। फलक केंद्रित में क्या होता है, परमाणु फलक पर भी उपस्थित होते हैं। सरल गणीय में कहाँ पर होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो फलक में आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी है। आप सिर्फ याद रखें r बराबर d/2 a/2√2। आपको ज़्यादातर r बराबर a/2√2 की लोड पड़ती है, तो आप डायरेक्ट इसी को याद रखें। बेहतर है कि आप r बराबर d/2 भी याद रखें। आगे चलते हैं, अंतः केंद्रित गणीय संरचना में r बराबर d/2 होता है, ये तो हर जगह होता ही होता है, और यहाँ पर √3/4a होता है। बस आपको ज़्यादा कर तो मैंने अभी बता आपको a और r के बीच में संबंध याद रखना है, यानी r बराबर √3/4a। ओके आगे चलते हैं, रिक्ति का आकार। अगर चतुष्फलकीय रिक्ति में देखते हैं तो r बराबर 0.225 होती है। ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है, कई बार ऑप्शन में पूछे गए हैं, आप इनको डायरेक्ट याद करें। r बराबर 0.225 r, ये किसका होता है चतुष्फलकीय रिक्ति का। छोटा r जो होता है वो रिक्ति की त्रिज्या होगी, और बड़ा r क्या होगी गोले यानी परमाणु की त्रिज्या होगी। और इसी प्रकार अगर अष्टफलकीय में कहें, अष्टफलकीय में मैंने कहा था आपको इसका है ना, इसका जो आकार होगा वो इसका हमेशा डबल होगा। तो r का मान देखो यहाँ पर, ये जो r है ये रिक्ति की त्रिज्या होगी, किसकी रिक्ति की त्रिज्या होगी, और ये हमारे पास बड़ा r या किसकी होगी गोले की त्रिज्या होगी। तो r बराबर 0.414 होता है। वैसे इनका एक आर्टिकल होता है, निकाल के दिखाने होते हैं, लेकिन बोर्ड में इनके बारे में सिर्फ इतना ऑप्शनली पूछा जाता है, इसलिए मैंने ऑप्शन के लिए तैयार किए हैं। ओके आगे चलते हैं, आपकी अगली हेडिंग है संकुलन अक्षमता। अक्षमता से यही पता चल रहा है कि आप लोग है ना कैपेसिटी, अक्षमता क्या बोलती है कैपेसिटी। तो अगर हम देखते हैं, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हम कितना परमाणु एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपकी क्या होगी संकुलन अक्षमता होगी। अभी मैंने पीछे पढ़ा है निविड़ संकुलन।
निविड़ संकुलन भी पढ़ा है ना, वो और संकुलन क्षमता दोनों एक होती हैं, लेकिन बस यहाँ पर परसेंटेज में नापते हैं। किस में नापते हैं? परसेंटेज में नापते हैं। तो अगर आप संकुलन क्षमता की परिभाषा देना चाहते हैं तो क्या होगी परिभाषा कि इसमें उपस्थित परमाणुओं का कुल आयतन और इसका आयतन दोनों का अनुपात, यानी देखो नीचे तो कितना आ जाएगा कुल, ऊपर जो हमारे पास उपस्थित और गुणा कितना हुआ आपका 100। जिस तरह हम बोर्ड में परसेंटेज निकालते हैं, नीचे कुल नंबर, ऊपर हमारे पास टोटल जो हमने एक्वायर करी, हमने प्राप्त करे वे नंबर, और गुणा हमारे पास कितना होगा 100। ठीक उसी तरह हमारे पास संकुलन क्षमता निकलती है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, बस सीधे परसेंटेज में लिख देते हैं। आगे चलते हैं, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर आपसे कोई संकुलन क्षमता की परिभाषा पूछते तो आप क्या बताओगे? एकक सेल में परमाणु की आयतन, जितना भी इसका परमाणु का आयतन होगा और एकक सेल का कुल आयतन, दोनों का जो अनुपात होगा गुणा 100 जो होगा आपका मान, वो हमारे पास क्या होगा? आपकी संकुलन क्षमता होगी। अब हमें एक का निकाल के दिखाते हैं सरल घनीय संरचना में। तो पहले हम सरल घनीय संरचना में लेकर चलते हैं। तो सरल घनीय संरचना में कितने परमाणु होते हैं? मैंने आपको बताया कि इसमें परमाणु कहाँ पर उपस्थित होता है? सिर्फ कोनों पर उपस्थित होता है। तो जो कोने हैं उन पर कितने परमाणु होंगे? 1/8 गुणा 8 यानी एक परमाणु होगा। तो यानी कि इसका ये एक परमाणु का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि एक परमाणु का आयतन भाई गोलाकार होता है, गोले का आयतन ये होता है। ओके, और अगर हम टोटल इस जो ये जो है ना पूरी कोशिका है, सेल है, इसका आयतन देखें तो इसका आयतन कितना होगा? A⁻3। तो अगर हम देखें, अब अगर हम संकुलन क्षमता निकालें, संकुलन क्षमता को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, तो ऊपर तो इसका आयतन, नीचे कुल आयतन और गुणा कितना होगा आपका 100, ऊपर 4/3 पाई। अगर मैं आर का मान रखूं तो आर का मान हमारे पास कितना था? A/2 था। याद रखो मैंने भी आपको कहा था आर बराबर कितना होगा? A/2। अभी पीछे मैंने याद करने को बोला था कि आप इसको डायरेक्ट याद करने का प्रयास करें। तो आर का मान आप यहाँ देख लेते हैं, आर का मान A/2 था, तो आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? A/2⁻3 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100, और भाई कितना हो जाएगा 3। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 4/3 गुणा पाई गुणा A⁻3 बटे कितना हो जाएगा 8 गुणा 100 और बटे हमारे पास कितना हो जाएगा A⁻3, इससे से कट जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो टोटल हुआ पाई/6 इंटू 100, यानी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 52.4% आ जाएगा। तो आप लोग सिंपल से याद रखें। तो आप सरल घनीय संरचना में कैसे निकालेंगे? ऊपर तो उसके परमाणुओं का कुल आयतन, क्योंकि परमाणु एक है तो एक ही रहे, एक का आयतन रह जाएगा, नीचे कुल आयतन गुणा कितना होगा आपका 100। और आर का रिलेशन आप पीछे से मैंने अभी बताया था, आपको डायरेक्ट याद करना है, आप उसे वहाँ से रख देंगे तो आपका टोटल मान निकल जाएगा। आगे चलते हैं अंतः केंद्रित में। अंतः केंद्रित में हमारे पास क्या होगा? एक परमाणु मैंने बताया था कि आपका केंद्र पर भी उपस्थित होगा। कहाँ पर भी उपस्थित होगा? केंद्र पर भी उपस्थित होगा। तो 1/8 गुणा 8 बराबर 1 तो ये रहा, एक केंद्र पर होगा। टोटल हमारे पास कितने होंगे? 2 परमाणु होंगे। तो अगर आयतन देखें, आयतन इनका दोनों कितना होगा? 2 गुणा पाई 4 पाई बटे 3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक का आयतन इतना और 2 से मल्टीप्लाई का टोटल आयतन निकलेगा। और कोशिका का आयतन कितना? A⁻3। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकाल लूँ 2 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बटे कितना हो जाएगा? A⁻3 और गुणा कितना होगा आपका 100। अब बात है आर का मान। आर का मान अगर आपको पता हो तो अंतः केंद्रित में कितना था? आपको याद हो आर का मान था √3/4a। कितना था? √3/4a। याद रखना आपको √3/4a। एक बार मैं पीछे से आपको बता देता हूँ कितना मान था, तो आप लोग ध्यान रखें। आर का मान था अंतः केंद्र में √3/4a, तो मैंने रख दिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो जब इस मान को मैं यहाँ पर रखूँगा 2 गुणा 4 गुणा पाई गुणा आर का मान में रखा √3/4a⁻3 बटे कितना हुआ 3 और बटे हमारे पास ये होगा A⁻3 और गुणा कितना होगा आपका 100। तो देखो 4 दूनी 8 गुणा पाई, और जब इसको मान को रखेंगे तो 3√3। देखो √3 गुणा √3 3 बार लिख लेंगे ना, √3 मैंने लिख दिया। चलो √3 को 3 बार लिख दिया और A⁻3 लिख दी, और बटे में मैंने क्या करा 3 गुणा A⁻3 लिख दिया और 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख दिया और गुणा कितने से कर दी 100 से। अब आप ध्यान दो 3 से √3 गुणा √3 कट जाएगा, A⁻3 से A⁻3 कट जाएगी, 4 से 4 दूनी 8 कट जाएगा और 2 से हमारे पास ये कट जाएगा 2 बार। तो कितना बचा? पाई√3 बटे कितना होगा 4 दूनी 8 और गुणा कितना बचेगा 100। तो आप है ना
इसका जब मान निकालेंगे तो आपका मान निकालने के बाद कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा लगभग 60.79%, जिसको हम है ना 68% मान लेते हैं। आप भी है ना यहाँ पर कैलकुलेशन सीधे से याद रखिए, क्योंकि अगर आप है ना से कैलकुलेट करेंगे तो आप बहुत टाइम कट जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट से याद कर लें। आगे चलते हैं। अंतः केंद्रित में आप एक बात देखो, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, पहले हम परमाणु का आयतन निकालते हैं और कुल आयतन निकालते हैं। आर का संबंध अगर हमें याद होता है तो हम डायरेक्ट लगाकर निकाल लेते हैं। अब बात चलती है HCP या CCP। मैंने आपको बताया था HCP क्या होता है, फलक केंद्रित। क्या होता है, फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित में अगर आपके याद हो तो क्या था इसमें परमाणु कोणों पर उपस्थित होने के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित थे, यानी 1/8 × 8 ये तो थे कोणों पर, और 6 फलक थे, 1/2 योगदान था, तो 3 फलक पर थे। टोटल परमाणु कितने हो गए, 4। अगर हम आयतन निकालें तो 4 तो परमाणु थे, एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ होता है, और सेल का कितना होता है, A⁻3। तो अगर मैं ना एफिशिएंसी यानी अगर मैं उसका क्या निकाल लूँ, एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता निकालूँ तो कितनी होगी, एटा बराबर ऊपर 4 परमाणुओं का आयतन 4 × 4/3 πr³, नीचे हमारे पास A⁻3 गुणा कितना होगा, 100। अब बात आती है आर का संबंध। आर का संबंध अगर आपकी याद हो तो कितना होगा, आर का संबंध होगा A/2√2। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कितना होता है आर का संबंध फलक केंद्रित में। वो होता है A/2√2, आर बराबर A/2√2। तो A/2√2 रख दिया मैंने। अब यहाँ पर रखेंगे 4 × 4/3 गुणा पाई गुणा आर की जगह मैंने रखा A/2√2 की पावर कितनी, 3, और गुणा कितना कर दिया, 100, और बटे कितना होगा, A⁻3। तो जब मान निकालेंगे 4 × 4 गुणा पाई गुणा A⁻3 कर देते हैं सीधा, और गुणा 100 कर देते हैं, और नीचे लेकर चलते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, A⁻3 आ जाएगा, और ये 2√2 था ना, तो जब इसको 3 बार लिखते हैं 2√2 2√2 2√2, 3 बार लिख दिया मैंने। अब आप ध्यान दो, ये है 4 × 16, तो देखो आप ध्यान दो, 16 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 कट गया, और बचा आपका कितना, π/3√2, और A⁻3 से A⁻3 कट गया, गुणा कितना बचा आपका, 100। तो आप डायरेक्ट इसका भी मान याद रखने का प्रयास करें। मैंने आपको बताया कि आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट याद रखें, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसका याद रखें, कितना याद रखना है आपको, 74%। कितना होगा, लगभग 74%। एक्यूरेट भी कट जाएगा अगर हम काटने का प्रयास करें, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करें, आप डायरेक्ट से याद रखें। इसका मान कितना होता है, 74%। आगे चलते हैं, क्रिस्टल के घनत्व की गणना। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में आता है, इस फॉर्मूले के ऊपर बार बार क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। रो तो आपका होता है घनत्व, क्या होता है, घनत्व। जेड जो होता है वो आपका होता है परमाणु की संख्या, क्या होता है, परमाणु की संख्या। एम जो होता है वो होता है आपका द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। एन ए आपको पता होना चाहिए क्या था, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। और ए आपको पता है भुजा की संख्या थी, क्या थी, भुजा की माप, क्या थी, भुजा की माप। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास है ना घनत्व नापते हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर बार बार न्यूमेरिकल आए हैं। वैसे मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग वहां से इसको समझने का प्रयास करें, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको उसको, वहां पर बार बार आप उसको देखना और इस पर न्यूमेरिकल को एक्वायर करना, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर इसी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें और पूरी कंप्लीट बिना स्किप किए देखें, क्योंकि ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़्यादातर चैप्टर जो है ना यहीं से घूमते हैं, और ये चैप्टर के जो मतलब 5 या 4 नंबर हैं तो आप इसे यहीं से प्राप्त करेंगे। और इसे है ना समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जरूर देखें, और चैनल सब्सक्राइब करें और नोट्स परचेज करें। ओके, थैंक यू।